बच्चों, संडे की स्पेशल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी की तैयारी को बेहतर कराने के लिए हम संडे स्पेशल क्लास में एक एक चैप्टर का अभ्यास प्रश्न साथ ही साथ न्यूमेरिकल का सेशन आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो बेटा, आज के सेशन में हम चल रहे हैं डिस्कस करने सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 2। इसका मतलब पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था। प्रीवियस संडे को हम लेकर के आए थे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के हमने डेवलप किए थे, मतलब सॉल्व किए थे। आज के सेशन में हम चल रहे हैं उसी के आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाए। सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, टारगेट बना करके काम करिए, अवश्य आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी। कहते हैं जिसने अपने को खर्च किया है, लोगों ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आज के दिन आपने अपने आप को कह सकते हो कहीं पे भी लगाया है, अपने आप को संघर्ष, मतलब जीवन में आप अपने संघर्ष कर रहे हैं, तो आने वाला बेहतर कह सकते हो कल आपका होगा, और जिसकी वजह से लोग आपकी पहचान बनाएंगे। ठीक है, अर्थात लोग आपको जानेंगे। जैसा है, बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने सारे बताऊं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक में। तो कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किए थे, आइए एक बार चर्चा कर ले। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर हम लोगों ने ये भी सोच लिया था, ये भी समझ लिया था, अशुद्धि दोष हो गया था हम लोगों के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना है भैया कि अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, साथ ही साथ अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। मतलब अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण मैंने आपको बताया था, ठोस दो प्रकार के, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अगर संगठक कणों की व्यवस्था रेगुलर क्रम में है, मतलब अगर संगठक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लेते हैं हम एक ठोस लेते हैं, एक ठोस का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं, और इस ठोस में हम ये कह दे रहे हैं आप सभी से कि इसके संगठक कण दो हैं। एक का नाम बेटा ए है और एक का नाम बेटा क्या है, बी है। अब जरा सुनना है, तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया भाई। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, ए के बाद अगर बी आ रहा है बेटा, और बी के बाद क्या आ रहा है भैया, ए आ रहा है, तो ए के बाद फिर से अगर बी आ रहा है, और बी के बाद फिर से क्या आ जा रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद फिर से बी आ जा रहा है, बी के बाद फिर से क्या आ जा रहा है बेटा, ए आ रहा है। अगर इनका अरेंजमेंट रेगुलर हो जाए, ए के बाद बी आए, बी के बाद ए आए, ए के बाद बी आए, बी के बाद ए आए, ऐसा अगर अरेंजमेंट कहीं पे दिख जाए तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब ए के बाद अगर बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए, ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एक व्यवस्थित क्रम होगा। अगर ये व्यवस्थित क्रम है तो ऐसे ठोसों को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम देते हैं भैया, तो इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम देंगे, क्रिस्टलीय। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट रेगुलर ना होकर के इरेगुलर आ जाए, अगर ए के बाद ए आता जाए, मन करे फिर बी आ जाए, फिर से भैया ए आता जाए, तो ये इरेगुलर क्रम हो जाएगा, बोले तो अव्यवस्थित क्रम हो जाएगा। अगर भैया अव्यवस्थित क्रम आ जाए तो इसे अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानेंगे। तो दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें रेगुलर क्रम होने की वजह से इनका जो रेंज होता है, बोले तो प्रास, वो भैया दीर्घ प्रास में बहुत दूर तक ये स्टेबलाइज फॉर्म में स्टेबल होते चले जाते हैं। मतलब छोटी दूरी से दूर तक दीर्घ प्रास तक ये फैलते होते हैं, जो क्रिस्टलीय होते हैं। लेकिन अव्यवस्थित क्रम होने की वजह से स्टेबिलिटी भैया कम हो जाती है, जिसके कारण से अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो लघु प्रास में ही क्या होते हैं भैया, इनका जो प्रास होता है लघु होता है। ध्यान सुनना, अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोसों में, तो ये अव्यवस्थित क्रम होने की वजह से इनका आकार, आकृति और ज्यामिति कभी भी निश्चित नहीं रहती। वही सारे पॉइंट यहां पे बताए गए। ऐसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामिति, आकार या विन्यास नहीं होता, अर्थात इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, ऐसे ठोसों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और ये समदैशिक होते हैं। हाँ, हमने बताया था ये समदैशिक प्रकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण क्या होते हैं भैया, समान होते हैं। जैसे अगर खिचड़ी पकी है, अगर भैया क्या पकी है, खिचड़ी पकी है, तो खिचड़ी पकी होने वाली स्थिति में हम किसी के लिए भी भौतिक गुण सभी दिशाओं में अलग अलग नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ ए आया, ए के बाद बी आया, जब मर्जी फिर से ए आता गया, फिर बी आ गया, फिर जब मर्जी ए आ गया, तो सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण क्या होते हैं भैया, समान होते हैं। भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, साथ ही साथ अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो ये सारे गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं भैया, अलग अलग ना होकर के समान हो जाते हैं। इसलिए ये जो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, समदैशिक प्रकृति के। तो याद रखिएगा मेरे पॉइंट, ये सारे पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के बेस पे अगर हम बात करें, प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा आदि, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आप सभी के पास आ रहा है
कि भैया बताओ कांच और क्वार्ट्ज जैसे ठोसों में किस प्रकार से भिन्न है। अगर हम कांच की बात करें बेटा तो कांच अक्रिस्टलीय होता है, जबकि क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो बोला गया किस तरीके से भिन्न है, तो याद रखो कांच अक्रिस्टलीय है और जो क्वार्ट्ज है वो बेटा क्या है, अक्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज बेटा क्रिस्टलीय है और कांच क्या है बेटा, अक्रिस्टलीय है। ठोस जैसे भिन्न प्रकार के होते हैं, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। अब याद करो मैंने आपको बताया है कि जो क्वार्ट्ज होता है, ये क्वार्ट्ज हमारे पास क्या है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस है। ये कैसा है, क्रिस्टलीय। जबकि कांच क्या है बेटा, कांच हमारे पास है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्या क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय में परिवर्तित किया जा सकता है या अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करना है, तो कांच को क्वार्ट्ज में मतलब कि क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय बनाना है। तो क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलीय में संघटक कण क्या होते हैं भैया, क्रिस्टलीय ठोसों में संघटक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नियमित क्रम में क्या होते हैं भैया, व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो संगठक जो कण होते हैं, संगठक कण जो होते हैं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में बेटा, अनियमित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। संगठक कण यहाँ पे नियमित होते हैं, यहाँ पे अनियमित। तो करना क्या है, अनियमित, नियमित को अनियमित कर देना, यही तो करना है। क्रिस्टलीय से अगर तुमको अक्रिस्टलीय बनाना है तो यहाँ पे नियमित क्रम है, नियमित क्रम है, और यहाँ पे बेटा क्या है, अनियमित है। अब याद रखो अगर नियमित को तुमसे को अनियमित करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा देना है, रैंडमनेस मोशन आ जाएगा। तो बेटा नियमित से अनियमित करने के लिए किसी को बर्बाद करना है तो इसका टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद तेजी से इसको क्या कर देना बेटा, ठंडा। तो ये क्वार्ट्ज किस में बदल जाएगा बेटा, कांच में। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वार्ट्ज को लेना है और तेजी से बेटा उसको गर्म करना है। जब तेजी से उसको गर्म कर दोगे तो गर्म करने के बाद तेजी से भी क्या कर देना, ठंडा कर देना। तो तेजी से गर्म करने के बाद ठंडा करने के पश्चात ये किस में बदल जाएगा बेटा, अनियमित क्रम में बदल जाएगा, बोले तो क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तेजी से गर्म करना, उसके बाद तेजी से क्या कर देना, ठंडा कर देना। ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो होगा कांच में बदल जाएगा। वही पॉइंट यहां बोला गया, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अवयवी कण SiO4 चतुष्क में केवल लघु परासी में क्या होते हैं बेटा, व्यवस्थित होते हैं। और दूसरी ओर क्वार्टेज में अवयवी कण SiO4 चतुष्क की लघु और दीर्घ दोनों परासी में क्या हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है, सिंपल है। क्वार्ट्ज को पिघला करके उसे शीघ्रता से मतलब तेजी से गर्म करो, फिर तेजी से क्या कर दो, ठंडा कर दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, कांच प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं। नया क्वेश्चन मेरे पास क्या आया मार्केट में, क्वेश्चन है यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाएं ज्ञात हो, मतलब कोई भी मान लेते ए धातु ए है और ये भैया अज्ञात है, क्या है, अज्ञात है। अज्ञात का मतलब जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अज्ञात धातु का घनत्व और एकक कोष्ठिका की विमाएं दे दी जाए, एकक कोष्ठिका के क्या दे दी जाए, विमाएं दी जाए, तो क्या उसके परमाणिक द्रव्यमान की गणना कर सकते हो भैया, परमाणिक द्रव्यमान की गणना कर सकते हो, स्पष्ट है, वेरी गुड। सबसे पहले विमाओं का मतलब क्या होता है बेटा, आपको दे दिया जाए इनकी भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की क्या दे दी गई बेटा, लंबाई, यही है बीमा का मतलब, भुजाओं की लंबाई। अगर भुजाओं की लंबाई ए पता हो जाए, बी पता हो जाए, सी पता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, आयतन निकाल लेंगे। आयतन बोले तो ये क्यूब हो जाएगा। तो परमाणविक द्रव्यमान निकालना है। अब आप जानते हो कि घनत्व बराबर होता है Z इंटू में होता है भैया क्या, परमाणविक द्रव्यमान, इंटू में होता है ए क्यूब, इंटू में होता है भैया क्या, ए क्यूब, बोले तो आयतन हो गया, आयतन हो गया, अपॉन में Na। अगर मुझसे कोई कहे कि बताओ M निकालना है परमाणविक द्रव्यमान, तो परमाणविक द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे क्या, तो परमाणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा, M निकालना है। तो M को निकालने के लिए रो इंटू में क्या करना है, ए क्यूब, इंटू में क्या करना भैया Na, अपॉन में क्या कर देना बेटा Z, इससे भाग दे देना है, इससे आपको M की वैल्यू मिल जाएगी, इससे आप सभी को M की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। क्लियर है, आई होप कि समझ गए। तो यहां पे लिखा गया है, ये कंप्यूटर महोदय ने गलती कर दी, लिखा है किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोशिका के विमाएं ज्ञात होने पर उपयुक्त सूत्र की सहायता से परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो ये वाला सूत्र है, याद रख लेना। यहां पे रो क्या है बेटा, तो क्रिस्टल का हो जाएगा घनत्व, रो क्रिस्टल का घनत्व, ए क्या है, भुजा की लंबाई, भुजा की क्या हो गई बेटा, लंबाई, और ए क्यूब क्या हो जाएगी भैया, भुजा का आयतन, ये भुजा का क्या हो जाएगा, आयतन। Na क्या हो जाएगा बेटा, Na जो है
ये आपकी हो जाएगी, कह सकते हो, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। और जेड क्या हो जाएगा बेटा, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्ठिका में किसकी संख्या भैया, परमाणुओं की संख्या। अब जानते हो जेड की अगर हम बात करें तो एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, और एफसीसी के लिए जो जेड है इसकी वैल्यू होती है भैया 4। नोट कर लेंगे इतना, ठीक है, तो किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नया पॉइंट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिणाम द्वारा प्रकट होती है। मतलब किसी क्रिस्टल की स्थिरता, स्थिरता का मतलब अस्थायित्व, कोई क्रिस्टल कितना ज्यादा स्टेबल है इसके बारे में जानकारी कौन देता है बेटा, उसके गलनांक के परिमाण के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। गलनांक का मतलब किसी चीज को ठोस से द्रव में बदलना। अब अगर कोई ज्यादा स्टेबल चीज है तो उसको गर्म करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, अर्थात उसका गलनांक ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसका गलनांक ज्यादा होगा, सही बात है। टिप्पणी कीजिए, इस पे तुम्हें कुछ लिखना है। और आंकड़ा पुस्तक में जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मीथेन के गलनांक एकत्रित करें और इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताओ। अच्छा बताओ, किसी का गलनांक ज्यादा है, किसी का गलनांक ज्यादा, इसका मतलब कण एक दूसरे के बहुत पास है, इसके बीच का, इनका मतलब इनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। इनका मतलब इनके बीच का अंतरा आणविक आकर्षण बल बेटा बहुत ज्यादा है। अगर आकर्षण ज्यादा हो गया इसका मतलब गलनांक ज्यादा हो जाएगा। तो भैया इतने सारे जो आपके पास क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिए गए, जिससे जल दिया गया, जल के बाद डाई एथिल ईथर दिया गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में सबका गलनांक, जिसका गलनांक ज्यादा होगा इसका मतलब उनके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा। अर्थात गलनांक जो होता है, कह सकते हैं जो गलनांक है, ये गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा हूं, यहां पे हो जाएगा बेटा आकर्षण बल के, अंतरा आणविक आकर्षण बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंतरा आणविक आकर्षण बल के क्या हो जाएगा बेटा, समानुपाती। आकर्षण बल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो याद रखो, किसी पदार्थ का गलनांक जितना उच्च होता है, किसी पदार्थ का गलनांक जितना उच्च होता है, उसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल उतना ही क्या होता है बेटा, अधिक होता है। और पदार्थ भी उतना ही अधिक क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। जैसे कह रहे हैं जल, एथिल अल्कोहल और डाई एथिल ईथर और मीथेन के गलनांक क्रमशः, अब देखो जल का जो गलनांक होता है 273 केल्विन होता है, एथिल अल्कोहल का 155.7 केल्विन होता है, जबकि अगर हम बात करें डाई एथिल ईथर का तो भैया इसका कितना होता है 156.5, और मीथेन का कितना होता है 90.5। अब देखो ये गैस है, ये क्या है, गैस, तो गैस का देखो गलनांक बहुत कम है क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम होता है। जल और एथिल अल्कोहल में अंतरा आणविक बल हाइड्रोजन बल के कारण क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और हाइड्रोजन बंध कहीं पे बनता है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। कारण इसका यह होता है कि इनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। फिर कह रहे हैं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन एथिल अल्कोहल के अणुओं की तुलना में प्रबल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एथिल अल्कोहल में होता है भैया कौन सी बॉन्डिंग, एथिल अल्कोहल में होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि जल में क्या होता है, जल में होता है भैया कौन सा, जल में होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाली बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका गलनांक सबसे ज्यादा है, और उससे कम क्या होगा बेटा, एथिल अल्कोहल का होगा, ठीक है। कह रहे हैं डाई एथिल एथिल के अणुओं के मध्य में द्विध्रुव आकर्षण काम करता है, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और मीथेन के अणुओं में यह दुर्बल वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इस कारण से इनका गलनांक कम हो जाता है। तो याद रखें गलनांक क्वथनांक उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, जिसके ज्यादा तेजी से कह सकते हो बहुत कस के एक दूसरे से बंधे होंगे, उनका गलनांक और क्वथनांक बेटा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित युगलों के पदों में कैसे विभेदित करोगे। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे एनसीईआरटी हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो बताता हूं। कह रहे हैं निम्नलिखित युगलों के पदों में कैसे विभेद, विभेद का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना है, तुम्हें क्या करना बेटा, अंतर। अब पहला बता रहे हैं षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन और घनीय। षष्ठ कोणीय का मतलब बेटा HCP, क्या SCP, और बेटा घनीय निविड़ संकुल का मतलब होता है CCP। SCP और CCP में क्या अंतर है ये तुमको बताना है,
ठीक है ना। एससीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये दोनों 3D हैं। ये कैसे हैं बेटा? ये 3D पैकिंग है। तो याद रखो ये दोनों त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं हैं। द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में परतों को एक दूसरे पे ऊपर रख करके जनित किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। जब हम क्या करते हैं एचसीपी में दो ध्रुव, पहले हम क्या बनाते हैं दो ध्रुव में, बताओ सबसे पहले क्या बनाते हैं भाई? 2D बनाते हैं। और जब हम 2D के ऊपर 3D वाली लेयर, तीसरी लेयर रखते हैं तो ये सब बन जाता है, तो सीसीपी बन जाता है। षष्ठकोणीय की अगर हम बात करें बेटा तो षष्ठकोणीय के उसमें देखो एचसीपी का अंतर मैं तुमको स्पष्ट कर दूं। मान लेते हैं एक ठोस मैंने बनाया जिनके संगठक कण ए और क्या है बेटा? बी है। तो अगर एससीपी बनेगा तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, लगातार ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और सीसीपी के केस में अगर हम बात करें बेटा तो इसका अरेंजमेंट होता है एबीसी, एबीसी और एबीसी। मतलब यहां पे एकांतर क्रम में एक ही प्रकार की लेयर रिपीट हो जाती है। जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आ जाएगा। एकांतर क्रम में कह सकते हो परतों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। किसमें बेटा? एचसीपी में। जबकि सीसीपी के केस में क्या होता है? एकांतर क्रम नहीं, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा बेटा? सी आएगा। तो हर तीसरी लेयर जो हो जाएगी, तीसरी लेयर के बाद जो चौथी लेयर आएगी वो रिपीट हो जाएगी। सही है। तो यहां पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे लिखा गया है, कह रहे हैं जब तृतीय परतों को द्वितीय परतों के ऊपर रखा जाता है तो उत्पन्न एक संभावना के अंतर्गत द्वितीय परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परतों के द्वारा आच्छेदित किया जाता है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले को पूर्णतः संरेखित करते हैं और इस प्रकार गोलों का जो पैटर्न है एकांतर क्रम में पैटर्नों की पुनरावृत्ति। आप यही लिखिएगा, इनका अरेंजमेंट ए बी होता है, इसका अरेंजमेंट एबीसी प्रकार का हो जाएगा। बस दोनों की अगर हम बात कर लें तो ध्यान देना, दोनों में अगर मैं एचसीपी की बात कर लूंगा तो एचसीपी की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा? ध्यान देना, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? ए बी प्रकार का। और सीसीपी की बात कर दे तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? एबीसी और एबीसी प्रकार का होगा। ठीक है। अगर हम बेटा बात कर लें आगे तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर उत्सव संयोजन संख्या 12 होगी, इसके भी उत्सव संयोजन संख्या 12 हो जाएगी। और इसकी बात अगर हम बात करें संकुलन प्रभाज तो इसका भी संकुलन प्रभाज 74% होता है, इसका भी संकुलन प्रभाज बेटा 74% होता है। नोट कर लेंगे इन सारे पॉइंट्स को, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात कर लेते हैं नए पॉइंट पे तो कह रहे हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका में अंतर क्या है? क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में बेटा अंतर क्या है? ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, सुनो ध्यान से सुनना। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, देखो हमने क्या कहा था, इसको समझाने के लिए मैंने कहा था मान लो मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूं, मतलब जहां से क्लास ले रहा हूं स्टूडियो से, इसको अगर हम बाहर से जाकर के देखें तो मुझको एक डिब्बा जैसा दिखाई देगा, एक पूरी बड़ी सी संरचना दिखेगी 3D की। ये बड़ी सी संरचना को कहते हैं भैया क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। और इस बिल्डिंग में जहां हम खड़े हैं ये एक रूम है, तो इस रूम को हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। अब ऐसे कई सारे रूम आपस में कलेक्ट हुए थे, पूरी बिल्डिंग बन गई। तो वैसे क्रिस्टल जालक का निर्माण की सबसे छोटी, जैसे इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमरा। और इस कमरे की पुनरावृत्ति से पूरा का पूरी बिल्डिंग बन गई। उसी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को हम क्रिस्टल जालक मान लें तो कमरा जो है हमारे लिए एकक कोष्ठिका का काम करेगा। मतलब एक क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? एकक कोष्ठिका बोलते हैं। और एकक कोष्ठिका के पुनरावृत्ति से क्या बनता है भैया? एकक कोष्ठिका के पुनरावृत्ति से आप सभी के लिए बन जाता है क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्या बन जाता है? क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो आओ देख लेते हैं क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अविलक्षण अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाई नियमित और पुनरावृत्ति पैटर्न बनाएंगे तभी क्रिस्टल बनेंगे। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों को त्रिविमीय व्यवस्था में आरेख के द्वारा निरूपित किया जाए, जैसे ये संगठक कण है, इनको एक आरेख के द्वारा दिखा दिया जाए, मतलब इनको आपस में जोड़ दिया जाए, तो आपस में जोड़ने के बाद एक 3D संरचना बनेगी ना। इसी 3D संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस प्रकार दुख स्थान बोले तो ये जो खाली स्थान है, जगह है, ठीक है ना, इनमें बिंदुओं के द्वारा क्या किया गया बेटा? दिखाया गया है। इस बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? जालक बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो जब जालक बिंदुओं को 3D में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त एक त्रिविमीय जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और द्विक स्थान में कौन उपस्थित होता है बेटा? द्विक स्थान में उपस्थित होते हैं भैया हमारे पास जो संगठक कण होते हैं। और संगठक कण बोले तो बेटा क्या? संगठक कण में या तो परमाणु आ जाएंगे बेटा, या तो भैया अणु आ जाएंगे, और या तो फिर आ जाएंगे आयन, या फिर क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे। ठीक है।
अब देखो केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव हैं और इन 14 त्रिविमीय जालकों को हम लोग बोलते हैं व्रेवाइस लैटिस, व्रेवाइस जालक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की लघुत्तम भाग है, मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा का पूरा जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। तो भैया क्रिस्टल जालक एक बहुत बड़ी संरचना, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोल सकते हैं भैया, वो सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम लोग नाम देंगे क्या, क्रिस्टल एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन आया कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति क्या है। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां, देखो चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम 2D ले लें और हमने 3 परमाणुओं को इस क्रम में व्यवस्थित किया और चौथा परमाणु इसके जस्ट ऊपर रख दो, तो जब 3 परमाणुओं को एक क्रम में व्यवस्थित करोगे और इनके केंद्रों को आपस में क्या करोगे, तुम जोड़ोगे, और चौथा परमाणु यहां रख दो और इनके केंद्रों को आपस में हमने जोड़ दिया, तो ये जो रिक्ति बन रही है इसी को हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। इसी को हम नाम देंगे बेटा क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये रिक्तियां 4 गोलों द्वारा घिरी होती हैं जो एक नियमित चतुष्फलक के शीर्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार जब भी द्वितीयक परत का एक गोला प्रथम परत के ऊपर स्थित होता है तब चतुष्फलकीय, देखो 3 कण ऐसे थे और चौथा इसके जस्ट ऊपर आ गया, तो ये क्या बन गई, चतुष्फलकीय रिक्तियां। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है, चतुष्फल बन जाता है, जैसे कि यहां पे बन गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अष्टफलकीय के बारे में। अष्टफलकीय क्या है, ध्यान सुनना। ये रिक्तियां संपर्क में स्थित, अब देखो 3 गोले हैं, आपने ऐसे रखा, ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं एक गोला को हम ऐसे रखते हैं और 3 गोलों को उल्टा करके रखते हैं, तो एक त्रिभुज ऐसे बना लेना और एक उल्टा त्रिभुज बना लो, तो ये जो रिक्ति बनेगी इसी को हम बोलेंगे बेटा चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलेंगे, सॉरी अष्टफलकीय रिक्ति। तो जो जो 6 परमाणुओं के द्वारा बन जाए रिक्ति उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। इसमें जो 4 परमाणु होते हैं वो पहले एक क्या बनाते हैं बेटा, ये 4 परमाणु आपस में जुड़ करके एक क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं भैया समतल, और 5वां परमाणु ऊपर, छठा भी ऊपर, इसको फिर आपस में जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे आपस में तो ये जो रिक्ति बनती दिखाई देगी इसी को बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। ध्यान दो, तो ये कितने परमाणुओं से बनी बेटा, 6, तो उसका संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6, याद रखो। कह रहे हैं ये रिक्तियां संपर्क में स्थित 3 गोलों द्वारा संलग्नित होती है। 3 गोले मतलब वो नीचे वाले 3 गोले और 3 गोले इसके कहाँ के भैया, ऊपर वाले, टोटल 6 गोले। इस प्रकार द्वितीय परत के त्रिकोणीय, प्रथम तल के त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर उल्टा हो गया, पहले 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 हो गए, तो इस त्रिकोणीय आकृतियों में अतिव्यापित नहीं होते हैं। इसमें से एक त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और दूसरे का अधोमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब बेटा क्या होता है, ऊपर की तरफ, और दूसरे त्रिभुज का शीर्ष नीचे की तरफ, यही मैंने तुमको बताया। ठीक है, ये बन गया अष्टफलकीय। सही है, समझ गए। इसकी उपसा संयोजन संख्या कितनी होगी बेटा, 6 से बना है तो 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए त्रिज्या अनुपात का नियम निकालोगे, R नेगेटिव R पॉजिटिव 0.414 आ जाएगा। अगर चतुष्फलकीय के लिए निकाल रहे हो तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इक्वल टू 0.225 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक होता है। ठीक बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाला संडे और इसके आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।